नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार जीएस मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, दैट मीन्स आर्टिकल 53 के संदर्भ में। तो आर्टिकल 53 मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 53 जो है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। तो आइए इसको हम लोग समझेंगे एक एक पॉइंट को। आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन है। आर्टिकल 53 कहता है राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति का वर्णन है। हमने आपको बताया था कि संघ का अगर प्रधान की बात किया जाए तो संघ का प्रधान होता है राष्ट्रपति, लेकिन संघ का अगर वास्तविक प्रधान के बारे में संदर्भ में बात किया जाए तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। क्योंकि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं मुख्य रूप से जो उसका इस्तेमाल करते हैं वो प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। तो चलिए इस राष्ट्रपति के क्या क्या शक्तियां हैं उनकी शक्तियों के बारे में हम लोग देखेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो आर्टिकल 53 में कार्य एवं शक्ति का वर्णन है। तो पहला ये आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 53 में जो है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन है। अब बात करेंगे ये किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं, इनके संदर्भ में देखेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन जो अनुच्छेद 74 के तहत किया जाता है, मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब इस मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं वो इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो ये अपने सहायता के लिए, अपने कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रधान बनाते हैं प्रधानमंत्री को, दैट मीन्स पीएम को। तो इस पीएम की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो आप ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इस मंत्रिपरिषद गठन कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। अब आगे बात करेंगे कैग का। जी हाँ, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो कैग होता है इस कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। अगर इनका कार्यकाल, कई बार होता है कि कैग का पीरियड पूछ लिया जाता है कि कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 ईयर्स का, 6 वर्षों का। जी हाँ, तो कैग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन का भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो ध्यान रखना कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग की जो है स्थापना किया जाता है, ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। अब आगे बात करेंगे वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 में है। तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। इसकी जो है स्थापना भी, इसकी बात करेंगे, वित्त आयोग के नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही किया जाता है। आपको पता होगा कि वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग का नियुक्ति जो है किया जा चुका है, जो डॉक्टर NK सिंह है। तो ध्यान रखेंगे वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे राज्यपाल। बखूबी आप जानते होंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, तो ये आप समझ गए। फिर अगर बात करेंगे अंतर्राज्यीय परिषद के गठन। जी हाँ, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन। ये अंतर्राज्यीय परिषद दैट मीन्स कहने का मतलब केंद्र एवं राज्य के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कई बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन किस अनुच्छेद में है, तो 263। तो अनुच्छेद भी ये ध्यान रखेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन अनुच्छेद 263 में है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। अब वित्त आयोग के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा लिखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अनुसूचित जात, अनुसूचित क्षेत्र घोषित। मैंने आपको अनुसूची में बताया था कि अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित कर दिया जाता है, जिसका जो है विशेष जो स्थापना जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो अलग तरीके से वहां का रूल रेगुलेशन जो बनता है, ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे अनुसूचित क्षेत्र किसके द्वारा घोषित किया जाता है, ये हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो ये तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो गया। अब बात करेंगे SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग। ये जो आयोग की स्थापना की जाती है कि SC ST OBC के जो कैटेगरीज में है, इनके उत्थानों के लिए आयोग की स्थापना की गई है, तो ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। तो आई होप ये जो है नियुक्तियां जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करेंगे विधायी की शक्तियां। विधायी दैट मीन्स आप समझते होंगे जो नियम कानून के तहत इनके पास क्या क्या शक्तियां होता है, उनको संदर्भ में समझेंगे कि राष्ट्रपति महोदय के पास की विधायी की शक्तियों
क्या क्या इनके पास शक्तियां हैं। तो संसद का अभिन्न अंग, आपको पता होगा कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग का जब निर्माण, जब 3 मिलते हैं, दैट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तब जाकर के ये संसद कहलाता है। तो संसद के अभिन्न अंग होते हैं कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, कोई बिल हस्ताक्षर के बाद ही पारित होगा। दैट मीन्स अगर आप समझ लीजिए कि लोकसभा में कोई बिल आया और वो पारित हो गया, फिर वो राज्यसभा गया, राज्यसभा में पारित हो गया, तो वो लोकसभा राज्यसभा के बाद वो चला जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास वो बिल, और जब उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तब जाकर के वो रूल बन जाता है कि वो बिल पारित हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, कोई बिल हस्ताक्षर कब होगा? जब फाइनली राष्ट्रपति महोदय उस बिल पे हस्ताक्षर कर देंगे तो वह बिल पारित माना जाएगा। ये आप समझ गए। आगे अगर बात करेंगे 1 2 3, जी हाँ 1 2 3, राष्ट्रपति महोदय क्या होते हैं? जो अनुच्छेद 123 है, 1 2 3 दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। अब ये अध्यादेश क्या होता है? कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, तो आपको समझना है कि अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अब ये क्या है? आपको पता होगा कि जो संसद होता है कि एक साल में दो से 3 बार ही चल पाता है, लेकिन राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है, राष्ट्रपति महोदय जी को अगर ऐसा लगता है कि कोई रूल पारित करना अनिवार्य है, उन्हें ऐसी संभावना होती है, ऐसी पॉसिबिलिटी अगर उन्हें लगता है, और संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो वो क्या करेंगे? वो अपने हस्ताक्षर कर करके वो एक रूल पारित कर देंगे, एक बिल पारित कर देंगे, तो वो कहलाता है अध्यादेश। तो अध्यादेश कितने अनुच्छेद में हो जाएगा? 123 के अकॉर्डिंग। तो आई होप अध्यादेश आप समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे कि है संसद का संबोधित करना राष्ट्रपति महोदय का काम होता है। जब लोकसभा का गठन किया जाता है या फिर जब सत्र बुलाया जाता है, उसका जो संबोधित करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे संसद का सत्रवासन बुलाना मैंने आपको बताया भी था कि जब कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा, कोई बिल में मतभेद होता है, वो दोनों का जो सत्र बुलाते हैं वो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। तो ये संसद का सत्र कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन ये भी मैंने बताया था कि बुलाते जरूर हैं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन अध्यक्षता करवाते हैं लोकसभा अध्यक्ष से। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पारित नहीं हो पाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और उसकी अध्यक्षता करवाया जाता है लोकसभा अध्यक्ष से, और लोकसभा अध्यक्ष से जो करवाया जाता है अनुच्छेद 118 के तहत, और जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे कि लोकसभा को भंग करने का, जो लोकसभा भंग कर दिया जाता है, लोकसभा जो भंग करते हैं ये भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह के बाद करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत, लेकिन किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो सलाह पर तो जरूर करेंगे, लेकिन ये करेंगे कौन? राष्ट्रपति। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। आगे आप बात करेंगे वित्तीय शक्ति, उनके पास फाइनेंशियल से क्या क्या उनके पास पावर रहता है, उनको हम समझ लेते हैं। आगे बात करेंगे तो धन विधेयक के बारे में मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह अनुच्छेद 110 में है। और धन विधेयक पर राष्ट्रपति के सहमति के बाद, जी हाँ, कुछ ऐसे बिल होते हैं जिन पर पहले राष्ट्रपति महोदय का ही उनका जो है मत लिया जाता है, उसके बाद वो लोकसभा या राज्यसभा में जाता है। जैसे कोई संविधान संशोधन, किसी बिल पर अगर संशोधन होना होता है तो क्या होता है? पहले राष्ट्रपति का मत लिया जाता है, उसके बाद ही लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उसी प्रकार धन विधेयक पर सबसे पहले सहमति जो लिया जाएगा वो राष्ट्रपति महोदय से लिया जाएगा, उसके बाद वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आकस्मिक निधि का, जी हाँ, आकस्मिक निधि जो इमरजेंसी फंडिंग कहलाता है,
तो उस पे भी जो पकड़ रहता है वो राष्ट्रपति के पास ही ये पावर रहता है कि आकस्मिक निधि, वैसे अनुच्छेद 268 में है, ध्यान रखेंगे 266 में है, 267 में है आकस्मिक निधि, और ये राष्ट्रपति महोदय के पास यह शक्ति रहता है कि उसका यूज कैसे करना है। तो ये आप समझ गए। तो बिना राष्ट्रपति महोदय के सहमति के बिना पहले इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ष में बजट पेश किया जाता है। हालांकि हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रावधान नहीं है। हमारे संविधान में जो प्रावधान है प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय वितरण जो किया जाता है ये राष्ट्रपति के सहमति के बाद राष्ट्रपति की अनुशंसा पर किया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत। हालांकि हम लोग बोलचाल में बजट का भी जिक्र कर लेते हैं, बजट का भी नाम ले लेते हैं। तो वही है, प्रत्येक वर्ष वार्षिक वितरण का जो वितरण किया जाता है अनुच्छेद 112 में, ये राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही। तो ये आप समझ गए। आगे बात करेंगे न्यायिक शक्ति। ये भी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 72 में ये क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान। अगर राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि कोई क्रिमिनल, कोई अपराधी का अगर फांसी की सजा हो गई है या उम्र कैद की सजा हो गई है तो उसे राष्ट्रपति महोदय उन पर विचार कर उस पर कम कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा हो गई है तो उसे उम्र कैद में तब्दील कर सकते हैं। अगर उम्र कैद हो गया तो उसकी सजा कम कर सकते हैं। तो ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के तहत। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे कि राष्ट्रपति महोदय को अगर लगता है कि उन्हें सलाह लेना हो तो अनुच्छेद 143 के तहत, 143 के तहत, और ये ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे। कितने अनुच्छेद के तहत? 143। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति महोदय को अगर सलाह लेना होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से लेंगे अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन इस सलाह को मानना या नहीं मानना ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, उस सलाह को माने या नहीं माने। तो ये ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो आप जानते होंगे सर्वोच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश हैं S.A. बोबड़े, और प्रत्येक राज्य में दैट मीन्स लगभग 25 उच्च न्यायालय हमारे भारत में है, 25 हाई कोर्ट हमारे भारत में है। तो इस 25 हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे सैन्य शक्ति। अगर बात करेंगे तीनों सेनाओं कहने का तात्पर्य होता है जल, स्थल, वायु। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख कहलाते हैं ये राष्ट्रपति महोदय कहलाते हैं। और राष्ट्रपति महोदय के ही पास यह रहता है कि अगर वो युद्ध की घोषणा वगैरह करते हैं तो वो राष्ट्रपति महोदय ही कर सकते हैं। युद्ध या फिर शांति की बात करेंगे तो ये हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। आगे अगर बात करेंगे कि हमारे संविधान में 3 प्रकार का आपात का वर्णन है। हमारे संविधान में कितने प्रकार का आपात का वर्णन है? 3 प्रकार का आपातकाल का वर्णन है। तो ध्यान से समझेंगे, बहुत वीवीआई टॉपिक है। तो एक हमारा है अनुच्छेद 352, एक अनुच्छेद 356 और एक है अनुच्छेद 360। ये हमारे संविधान में 3 प्रकार का इमरजेंसी, 3 प्रकार का आपातकाल का वर्णन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखेंगे अनुच्छेद 352 में, तो 352 में है राष्ट्रीय आपात। जी हाँ, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। तो राष्ट्रीय आपात हमारे भारत में बात करेंगे तो अभी तक 3 बार लगा है। कितने बार? 3 बार। तो राष्ट्रीय आपात हमारे भारत में अब तक 3 बार लगा है। ध्यान रखेंगे, पहली बार 1962 में। कब? 1962 में। 1962 में इसीलिए लगा था जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ। ध्यान रखेंगे। अगर बात करेंगे दूसरी बार जो लगा था 1971 में, 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में द्वितीय युद्ध हुआ था, तो 1971 में दूसरी बार लगा था। कब? 1971 में। तो 1971 हो गया, पहला 62, दूसरा 71 और तीसरा 75।
तीसरा बार जो लगा था 1975 में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उस टाइम में हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। अब आप पूछेंगे सर राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लगता है? जी हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है जब हमारे भारत के राष्ट्रपति को जब ये लगता है कि युद्ध की संभावनाएं, जब किसी अन्य देश से कोई देश हमारे देश पर अटैक कर दे, या फिर उन्हें संभावना लगे ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर हमारे आंतरिक दैट मीन्स हमारे आंतरिक देश, हम आंतरिक देश में, जैसे हमारे भारत में हो गया, बहुत सारे लोग अगर गन लेकर, बंदूक लेकर जब सरकार की तरफ अगर एक अटैकिंग मूड में आ जाए, उस पीरियड में भी वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमारे भारतीय संविधान में या हमारे भारत देश में, पहले संविधान की बात करेंगे तो 3 प्रकार का आपातकाल है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल हमारे भारत में 3 बार लगा है। कब कब? 62 चाइना युद्ध के समय में, 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय में, और 1975 में 1975 में माना जाता है कि भारत में आंतरिक गड़बड़ियां के कारण जो है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और ये 1975 में माना जाता है कि प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उस प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और 1975 में अगर राष्ट्रपति महोदय की बात करेंगे तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली। तो फखरुद्दीन जो राष्ट्रपति थे, उनको जो है इंदिरा गांधी मात्र फोन करके ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक संशोधन आया 1978 में, और उसके बाद पुनः यह विचार किया गया कि अब ऐसे कोई भी मतलब फोन करके या फिर बोलचाल बोलकर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना हो तो वो प्रधानमंत्री के सलाह पर तो लगाते हैं, लेकिन आपको लिखित रूप में इन रिटन फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा राष्ट्रपति महोदय के पास में। तो ये ध्यान रखेंगे। तो एक और चीज आप समझ लीजिएगा, 3 बार तो युद्ध हुआ। कब? 62, 71, 75, 62, 71, 75। कई बार क्या होता है कि उस टाइम का राष्ट्रपति पूछ लिए जाते हैं कि पहली बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ तो उस टाइम में राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान रखेंगे 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहली बार जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस टाइम में राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब की बात करेंगे सेकंड में 1971 में, 1971 में जो लगा था उस टाइम में थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। तो ध्यान रखेंगे, पहली बार में सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में, दूसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1971 में, उस टाइम में थे बीबी गिरी, तीसरी बार 1975 में, और उस टाइम में थे फखरुद्दीन अली। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारे भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लागू होता है तो ये राष्ट्रपति महोदय लगा सकते हैं, लेकिन जब वो राष्ट्रीय आपातकाल जब वो लगा देंगे तो उनको 1 महीना के अंदर, जी हाँ 30 दिन के अंदर उन्हें संसद से अनुमोदन लेना होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है तो कितने दिन के अंदर संसद से अनुमोदन लेना होगा? तो वो 30 दिन के अंदर। और जब संसद अनुमोदन कर देता है, परमिशन दे देता है, तब वह लागू रहेगा 6 महीना तक। कितने दिन तक? 6 महीना तक। और फिर 6 महीना का आगे बात करेंगे तो फिर जो है उनसे संसद से फिर अनुमोदन लेना पड़ेगा, दैट मीन्स परमिशन लेना पड़ेगा, और फिर संसद अनुमोदन दे देता है तो फिर 6 महीना तक। इस प्रकार वह अनंत काल तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। एक और यहाँ पे बात क्या है समझेंगे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 250 के तहत क्या होता है कि जो राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार वो केंद्र का हो जाता है। कि अनुच्छेद कितना के तहत? 250 के तहत। तो ध्यान रखेंगे कि जब हमारे संविधान, हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची का जो विषय होगा उस पर कानून बना सकता है केंद्र। कितना अनुच्छेद के तहत? 250 के तहत। आई होप आप समझ गए होंगे।
अब बात करेंगे अनुच्छेद 356 के तहत, जो आर्टिकल जो 356 है 356 है, इसमें है राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति शासन ये जब किसी भी राज्य का सरकार अपनी बहुमत खो देती हैं तब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के क्रम में उस राज्य पे जो कार्य करते हैं वो राज्यपाल महोदय, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्यपाल महोदय कमांड करते हैं, राष्ट्रपति महोदय के मीडियम में, वो मीडियम का काम करते हैं राज्यपाल। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और ये अक्सर किसी न किसी राज्य में अक्सर लगा ही रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले जो लगा था पंजाब में लगा था, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे अगर बात करेंगे अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात दैट मीन्स कहने का मतलब हो जाता है फाइनेंशियल से रिलेटेड है ये। तो वित्तीय आपात जो लगता है फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360 में। और आपको पता होगा कि जब किसी भी देश का आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाती है तब जाकर ये वित्तीय आपातकाल लगता है। और संयोग की बात क्या है कि भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। तो यह ध्यान रखेंगे कि वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। अगर जो बिहार का एग्जाम देने वाले हैं वो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति शासन बिहार में अब तक 8 बार लागू हुआ है। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब अगर बात करेंगे वीटो की शक्ति, ये वीटो की शक्ति क्या है? आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में जो संसदात्मक भारत का संविधान जो है दैट मीन्स कोई भी कानून जो लोकसभा कोई बिल को पारित किया, फिर राज्यसभा को पारित किया, वो फाइनली चला जाता है उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के पास वो बिल। ये जो वीटो शक्ति है तो वो बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा के पास गया, अब राज्यसभा उसे भेज देगा राष्ट्रपति महोदय के पास। अब राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? उस बिल पे वो 3 कार्य कर सकते हैं, या तो उस बिल पर सिग्नेचर करके पारित कर देंगे, एक काम कर सकते हैं, या फिर दूसरा क्या करेंगे वह पुनर्विचार के लिए पुनः वापस कर देंगे, या तीसरा काम वो क्या कर सकते हैं उस बिल को अपने पास रख लेंगे और अनिश्चय काल तक, जी हाँ अनिश्चय काल तक उस बिल को उस पर अगर कुछ विचार नहीं करते हैं अपने दैट मीन्स उस पर कोई विचार ही नहीं करते हैं तो वो माना जाता है वह जो शक्ति कहलाता है राष्ट्रपति का वीटो शक्ति कहलाता है। तो आई होप वीटो शक्ति समझ गए होंगे। और यही इसी वीटो शक्ति को हम लोग पॉकेट वीटो के भी नाम से जानते हैं। और वह जो बिल होता है जब राष्ट्रपति महोदय पॉकेट में रख लिए, उस पर कोई विचार नहीं दिए, तो वो बिल पारित नहीं माना जाता है, वो खत्म हो जाता है। ये आप समझ गए होंगे। ये ध्यान रखेंगे कि पॉकेट वीटो जो है अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 111 में। आगे अगर बात करेंगे स्वविवेक शक्ति, या स्वविवेक शक्ति क्या है समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर स्वविवेक शक्ति के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो कई बार ये देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय और ये राज्यपाल महोदय के पास भी रहता है। समझ लेंगे थोड़ा सा ये स्वविवेक शक्ति क्या है। राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, अगर आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आप जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कई बार क्या होता है कि किसी भी पार्टी के पास बहुमत जो सीट होता है वो नहीं जुटा पाता है कि ताकि वो सरकार बना सके। तो आपको पता होगा कि लोकसभा में 545 सीट है। कितना सीट है? 545। तो जिसके पास अधिक वोट चलाएगा, सीट चलाएगा, वो अपना पीएम बनाएंगे, वो अपना सरकार बनाएंगे। लेकिन किसी दरमियान में क्या होता है कि उतना बहुमत नहीं आ पाता है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, वो अपने मत के अकॉर्डिंग किसी को भी कह सकते हैं, किसी भी दल को जो कम सीट भी आया है उसको भी वो कह सकते हैं कि आप सरकार बना सकते हैं। तो यह शक्ति जो कहलाता है राष्ट्रपति महोदय का स्वविवेक शक्ति कहलाता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे अगर बात करेंगे तो समझ लेंगे कि आपको ये पता होगा अनुच्छेद 61, ये मैंने जिक्र भी किया था पिछले क्लास में, लेकिन थोड़ा सा और समझ लेंगे, इसको बारीकी से समझेंगे। अनुच्छेद 61,
अनुच्छेद 61 कहता है कि अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग, अगर राष्ट्रपति महोदय अगर संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं तब क्या होता है, इन पर महाभियोग लगाया जाता है। इस पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाएगा ये लोकसभा में भी, लोकसभा उसके बाद राज्यसभा, दैट मीन्स महाभियोग लगाने की प्रक्रिया ये जो पहले लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है। लेकिन मेरा कहने का, जो आपको समझाने का मेरा इंटेंशन ये था कि इस महाभियोग में कौन कौन भाग ले सकता है। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में मैंने आपको बताया था कि पुदुचेरी और दिल्ली के तो ये व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये मैंने बताया था। लेकिन अब मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं कि राष्ट्रपति के महाभियोग पर कौन भाग नहीं ले सकता है, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग नहीं ले सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के महाभियोग पर भाग कौन ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते हैं, ये दोनों आप समझ लेंगे कि 29 राज्य, 29 स्टेट और दिल्ली और पुदुचेरी, ये तीन, 29 राज्य, दिल्ली और पुदुचेरी ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो लेते हैं। 29 राज्यों के निर्वाचित सदस्य, 29 राज्यों के निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य, ये तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में ये भाग नहीं लेते हैं। ये बात को ध्यान रखेंगे। अगर बात करेंगे तो ये समझेंगे कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं, 2 लोकसभा में, 12 राज्यसभा में, तो और एक और होते हैं राज्य में होते हैं, एक एंग्लो इंडियन होते हैं। तो ये चारों व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में ये भाग लेते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं 29 राज्य और ये दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन ये महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। और ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग हिस्सा लेते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे। एक और अनुच्छेद है आर्टिकल 65 है, इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 65 में क्या है कि अगर राष्ट्रपति महोदय उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, आप जानते हैं, तो उसके जगह पर कार्य करेंगे ये उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 के तहत। तो ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के जगह पर उपराष्ट्रपति जो कार्य करते हैं किस आर्टिकल के तहत, ये हो जाएगा अनुच्छेद 65। और आपको ये भी पता होगा कि राष्ट्रपति का सीट कभी खाली नहीं रह सकता है। अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे भी दिए हैं तो क्या होगा कि उनके जगह पे उपराष्ट्रपति चले जाएंगे और उपराष्ट्रपति उसका अधिकतम पद रह सकते हैं, उस पद पर बैठ सकते हैं अधिकतम 6 मंथ तक, और 6 मंथ के अंदर में ही आपका चुनाव करवा लिया जाना होगा। तो आई होप एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आप समझ गए होंगे। तो आई होप ये आपको काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।